Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Sidra Rahman from the Chemistry Department of the Britain International College Network System. I warmly welcome you all to this online session once again. आज का लेक्चर जो है हमारा लेक्चर नंबर 15, ये भी चैप्टर नंबर 1 से लिया गया है, बेसिक कंसेप्ट। टॉपिक का नाम है स्टिचियोमेट्री। ये टॉपिक जो है इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीवियस टॉपिक्स को लिंक करते हुए कि किस तरह से हमने पीछे क्या पढ़ा। सबसे पहले मैंने आप लोगों को कंसेप्ट दिया कि मोल्स क्या होते हैं, उसके बाद फिर मैं लेकर चली आप लोगों को एवोगैड्रोस नंबर की तरफ, और इसी तरह से उन दोनों को मिलाकर हम लोगों ने मोलर वॉल्यूम को डिस्कस किया था। जब हमारे पास इतना सारी नॉलेज आ चुका है कि एटॉमिक मास क्या होता है एटम्स का, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है मॉलिक्यूल्स का, कंपाउंड्स का आयनिक मास क्या होता है, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ का मास जो है अगर हम लोग उसको ग्राम पर मोल से ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है मोल में, और मोल के बाद फिर वो कन्वर्ट हो जाता है इज इक्वल 1 मोल किसी भी चीज़ का बराबर होता है एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स के, चाहे वो एटम हो, चाहे वो मॉलिक्यूलर सब्सटेंस हो, चाहे वो हमारा आयनिक सब्सटेंस हो, उस तमाम का अगर जो है कोई भी एलिमेंटल सब्सटेंस लिया जाए, कोई भी मॉलिक्यूलर सब्सटेंस लिया जाए, कोई भी आयनिक सब्सटेंस लिया जाए, तमाम का अगर हम लोग 1 मोल लें तो सबके अंदर पार्टिकल्स की तादाद 1 होती है। अब तक हम लोग यही कंसेप्ट लेकर चल रहे थे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेसिकली रिएक्शंस को डील करता है कि हम कोई भी रिएक्शन जो लिखते हैं उस लिखने का उसका मतलब किस प्रिंसिपल को हमें ओबे करना चाहिए, उसमें क्या रूल्स होते हैं जिसकी वजह से हम कहते हैं कि हमारे पास एक जो रिएक्शन हमने लिखा है क्या वो बैलेंस्ड है या नहीं है, या दूसरे सेंस में ये भी कह सकते हैं कि स्टिचियोमेट्री जो है केमिस्ट्री की एक वास्ट ब्रांच है जिसके जरिए हम लोग किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने में कामयाब होते हैं। स्टिचियोमेट्री को इस्तेमाल करने के जहां जहां हमें फायदे नजर आते हैं वहां वहां इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। स्टिचियोमेट्री जो है वो हर तरीके से हमें एक्सप्लेन नहीं कर सकता रिएक्शंस को कि रिएक्शन एक चल रहा है तो रिएक्शन के अंदर क्या सूरत हाल होगी। स्टिचियोमेट्री इस तक नहीं पहुंचती। स्टिचियोमेट्री का काम सिर्फ ये है कि जो हमने एक रिएक्शन लिखा है उस रिएक्शन के अंदर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट कितने थे और नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट कितने बन रहे थे, और किस तरह से हमने दोनों को बैलेंस करना है, और बैलेंस करके हमने किस तरह से अपनी स्टिचियोमेट्री को मेंटेन करना है। बस स्टिचियोमेट्री का काम यही है कि नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ द प्रोडक्ट, नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट एंड नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ रिएक्टेंट को बराबर करना। राइट नाउ अब मैं इस टॉपिक की तरफ आती हूं कि स्टिचियोमेट्री जो है बेसिकली होता क्या है। तो सबसे पहले हमें किसी भी चीज की स्टेटमेंट के बारे में पता होना चाहिए कि टॉपिक है उसकी स्टेटमेंट क्या है। स्टिचियोमेट्री बेसिकली हमारी एक्सप्लेन करती है एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप को। क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप किस चीज का? रिएक्टेंट्स का और प्रोडक्ट का, क्योंकि हम जानते हैं एक रिएक्शन जो हम लिखते हैं रिएक्शन के एक तरफ बिल्कुल हमें रिएक्टेंट्स नजर आते हैं और यही रिएक्टेंट्स जो होते हैं हमारे कन्वर्ट हो रहे होते हैं प्रोडक्ट्स में। तो स्टिचियोमेट्री कहती है देयर इज अ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप, देयर इज अ quantitative relationship between reactants and product in a balanced chemical equation। लफ्ज वो इस्तेमाल कर रही है। स्टिचियोमेट्री का मकसद यही है कि हमारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट दोनों बैलेंस होने चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये एक ताल्लुक बताती है रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट के साथ। चाहे हम लोग ताल्लुक चेक करना चाहें इसका मास के लिहाज से कि मास रिएक्टेंट्स का कितना था तो प्रोडक्ट का मास कितना है, चाहे हम लोग नंबर ऑफ मोल्स के लिहाज से कि मोल्स हमारे पास रिएक्टेंट के कितने थे, अब हमारे पास प्रोडक्ट के मोल्स कितने हैं, इसको हम कहते हैं स्टिचियोमेट्री। द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज नोन एज द स्टिचियोमेट्री। अब यहां तक डेफिनेशन को मैं एक्सप्लेन करती हूं एक एग्जांपल लिख के, ताकि आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाए कि स्टिचियोमेट्री का मतलब क्या होता है। हम लोग सिंपल पानी की फॉर्मेशन की एग्जांपल लेते हैं कि पानी बनाने के लिए हम जानते हैं पानी का फॉर्मूला होता है H2O।
उसको बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? ऑब्वियसली उसे बनाने के लिए हमारे पास एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल होता है, इसी तरीके से हमें एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल चाहिए होता है। क्या वाकई हमें ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल चाहिए होता है? इसको हम लोग चेक करते हैं थ्रू ओवर बैलेंस केमिकल इक्वेशन यूजिंग द टेक्निक ऑफ स्टिचियोमेट्री। अगर हम इन दोनों का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास बनना चाहिए H2O प्लस ऑक्सीजन का एक एटम हमारे पास यहाँ पे बचता है। अगर मैं ये ऑक्सीजन का एटम यहाँ पे साथ लिखती हूं, उस लिहाज से हम कह सकते हैं कि हमारे पास अब इक्वेशन बैलेंस है। लेकिन चूंकि हमें अपना स्टेबल प्रोडक्ट चाहिए, डेट इज द वाटर, उसकी फॉर्मेशन के लिए जो हमें चीज रिक्वायर्ड है वो यही है कि अगर दो हाइड्रोजन के एटम इस्तेमाल होंगे, 2 एटम हमारे पास हाइड्रोजन के होंगे, तो उस सिचुएशन में पानी का एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए हमें सिर्फ ऑक्सीजन के एक एटम की जरूरत होगी, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। इसी तरह से जब ये दोनों इस्तेमाल होंगे तो बनने वाला पानी जो है हमारे पास उसका सिंगल मॉलिक्यूल होगा, कोई साइड रिएक्शन साथ में प्रोड्यूस नहीं होगा, साइड प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो इसको हम कहते हैं बेसिकली स्टिचियोमेट्री। वंस अगेन आई एम टेलिंग यू द ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री दैट शो द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज नोन एज द स्टिचियोमेट्री। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। मैंने पहले बता दिया आपको कि स्टिचियोमेट्री का मकसद क्या होता है। स्टिचियोमेट्री का बेसिकली मकसद ये होता है कि जितने हमने रिएक्टेंट्स लिए हैं उतने ही हमारे प्रोडक्ट्स बनने चाहिए, हमें इसमें किसी किस्म के साइड रिएक्शन की या साइड प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है। ऐसे रिएक्शन जिसमें साइड प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, जिसमें साइड रिएक्शन प्रोसीड करना शुरू कर गए, इसका मतलब है वहां पे हमने स्टिचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस नहीं की, इसका मतलब है वहां पे हमने प्रिंसिपल ऑफ स्टिचियोमेट्री को इस्तेमाल नहीं किया। तो इसलिए हम कह सकते हैं जब भी हमने स्टिचियोमेट्री करनी है, जब भी हमने कोई इक्वेशन को बैलेंस करना है, तो उसके लिए हमें 2 प्रिंसिपल्स को ओबे करना होगा। नंबर 1 इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मास, नंबर 2 इज द लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब है कि जितना हमने रिएक्टेंट का मास है उतना ही बनने वाले प्रोडक्ट का मास होना चाहिए। अभी मैंने आपको बता रही थी कि 2 एटम हमें हाइड्रोजन के चाहिए और इसी तरह से हमें हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यानी कि 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन का चाहिए। तो यहां से हमारे पास देख सकते हैं हर हाइड्रोजन का वेट होता है 1, चूंकि 2 हमने हाइड्रोजन लिए हैं तो इसका वेट हो जाएगा कलेक्टिवली 2 ग्राम। यहां पे हमारे पास क्या मौजूद है? हाइड्रोजन। ऑक्सीजन का वेट कितना है हमारे पास सिंगल एटम का? 16 ग्राम। लिख लेती हूं, 16 ग्राम प्लस 2 ग्राम बनने वाले प्रोडक्ट का हमारे पास वेट होना चाहिए 16 प्लस 2 इज इक्वल टू 18 ग्राम अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस। तो यहां पे हमारे पास पानी का एक मॉलिक्यूल बन रहा है जिसका वेट हमारे पास बनता है 18 ग्राम। ये चीज इंडिकेट करती है कि हमारे पास जो कैलकुलेशंस हमने की हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन बनाने के लिए, उसमें हमने एक प्रिंसिपल का इस्तेमाल किया है जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मास। आपको मैंने ग्रीन कलर में यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है कि यहाँ पे जब भी हमने स्टिचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस करनी होती है वहां पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास रिक्वायर्ड होता है। सेकेंड जो चीज हमें फॉलो करनी होती है that is the law of definite proportion. law of definite proportion एक प्रूस्ड साइंटिस्ट था जिसने प्रेजेंट किया था। इसके मुताबिक ये कंसेप्ट था कि जो हमने मॉलिक्यूल लेना है, जो हमने मॉलिक्यूल बनाना है, ये इस चीज पे डिपेंड ना करे कि हमने स्टार्टिंग मटेरियल क्या लिया था। हमारे पास यहाँ पे इसकी जो रेशो है एटम्स की वो फिक्स्ड होती है। हर एटम्स जो मिलते हैं वो कन्वर्ट होते हैं खास मॉलिक्यूल में, तो वो एक उनमें मॉलिक्यूल बनने के बाद हमें एटम्स की उसके अंदर एक फिक्स्ड अमाउंट नजर आ रही होती है। जैसे कि मैंने टिपिकल एग्जांपल वाटर के लिए, तो यहीं से हम लोग इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि व्हाट इज द लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन का मतलब यही है, बहुत ही सिंपल सा, वंस अगेन, कि हमारे पास जितने एटम्स हमने लिए हैं रिएक्टेंट्स के, यहाँ पे हमारे पास 2 हाइड्रोजन के एटम है और उस 2 हाइड्रोजन के एटम के लिए हमें कितने ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है? ओनली 1 एटम ऑफ द ऑक्सीजन, नॉट द मॉलिक्यूल, ओनली 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हमारे पास एक एटम ऑक्सीजन का है। अगर हमने सपोज यहाँ पे हमने एक एटम नहीं लिया, हमने मॉलिक्यूल ले लिया है, उस सिचुएशन में हमारे पास क्या होगा? उस सिचुएशन में ऑब्वियसली अभी तो रेशियो इन दोनों की बन रही है 2:1, आगे जाके इसकी रेशियो बन जाएगी 4:1।
2। तो जब भी हमने प्रोडक्ट अपना बनाना है, अगर 2:1 के लिहाज से बनाएंगे तो हमारे पास बनने वाला मॉलिक्यूल 1 होगा। अगर हम 4:2 के लिहाज से बनाएंगे तो उस वक्त हमारे पास जो बनने वाला प्रोडक्ट होंगे उसकी भी मिकदार कितने होंगे, मोल्स, 2 मोल्स होगी। तो दिस इज नोन एज द लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन, जो कि प्रूस्ट साइंटिस्ट ने प्रेजेंट किया था। तो डेफिनेशन भी मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दी है। मैंने आपको ये भी बता दिया कि स्टिचियोमेट्री करते हुए हमें 2 लॉ को ओबे करना पड़ता है। थर्ड पॉइंट में ये आऊंगी कि जब भी हम लोग अपनी स्टिचियोमेट्री कैलकुलेशन कर रहे होते हैं तो उसमें 2 अजम्पशंस हम फॉलो करते हैं। 2 अजम्पशंस अगर हमारी फुलफिल्ड हैं, इसका मतलब है कि हमने जो रिएक्शन लिखा है या जो रिएक्शन हम प्रोसीड करवा रहे हैं, दैट इज बेस्ड ऑन द स्टिचियोमेट्रिक कैलकुलेशन। अब यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर 2 बनते हैं। व्हाट इज स्टिचियोमेट्री, नंबर 1। नंबर 2 क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि हमारे पास स्टिचियोमेट्री कैलकुलेशन करते वक्त कौन सी 2 अजम्पशंस को हम फॉलो करते हैं, कौन सी अजम्पशंस हमारे सामने आती हैं। नंबर 1, दैट इज all the reactants are completely converted into product। obviously जब हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन कर रहे हैं, एक तरफ अगर 4 मोल्स हैं तो बनने वाले प्रोडक्ट की भी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, 4 मोल्स होनी चाहिए। इसी तरह से हम लोग सेकंड नंबर पे बात करेंगे कि हमारे पास नो साइड रिएक्शन। ऑब्वियसली जब हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन को रखा है तो क्यों साइड प्रोडक्ट या साइड रिएक्शन प्रोसीड करेगा। ये थी हमारी स्टिचियोमेट्री। और यहाँ पे एमसीक्यू बनता है कि हम जब स्टिचियोमेट्री कैलकुलेशन कर रहे होते हैं उस वक्त हम कौन कौन से लॉ ओबे करते हैं। हो सकता है ऑप्शन नंबर ए बन जाए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, बी ऑप्शन बन जाए लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन, सी ऑप्शन बन जाए बोथ ए एंड बी, नंबर 4 बन जाए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो आप लोग इसमें से जो ऑप्शन को इंसर्कल करेंगे दैट विल बी सी ऑप्शन। अब हम लोग जब स्टिचियोमेट्री कर रहे होते हैं तो कुछ इसकी लिमिटेशंस होती हैं और कुछ इससे हमें फायदे होते हैं। जो लिमिटेशंस होती हैं वो भी बता देती हूँ, जो इसमें हमें फायदा होता है वो भी बता देती हूँ। जो हमें लिमिटेशंस हैं, जब हम स्टिचियोमेट्री कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं तो हमें सपोज एक रिएक्शन चल रहा है, उस रिएक्शन के दौरान अब क्या सूरत हाल है, स्टिचियोमेट्री इसके बारे में कभी भी नहीं बता सकती। इसका मतलब ये हुआ कि स्टिचियोमेट्री एक्सपेरिमेंट से रिलेट नहीं करती, स्टिचियोमेट्री थ्योरेटिकल वर्क पे बेस करती है। इसका मतलब ये हो गया। नंबर 2, जब स्टिचियोमेट्री कैलकुलेशन हम करवा रहे हैं उस वक्त हमें जो है नंबर 1 मैंने आपको बता दिया कि हमें नहीं पता कि क्या सूरत हाल है रिएक्शन की। नंबर 2, हमें एक रिएक्शन के रेट के बारे में भी स्टिचियोमेट्री बताने में नाकाम है। स्टिचियोमेट्री सिर्फ जो हमें बता सकती है, जो फायदे दे सकती है, वो हमारे पास किताब में मेंशन है कि हमारे पास अगर रिएक्टेंट में या प्रोडक्ट में हमें किसी चीज का इक्वेशन में, रिएक्शन में हमें मास गिवन होगा तो हम दूसरी चीज का मास निकाल सकते हैं। मास मास रिलेशनशिप बना सकता है, मास मोल रिलेशनशिप नजर आ रहा है, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप नजर आ रहा है। इन टर्म्स की डेफिनेशन आ सकती है बोर्ड में, वो पूछ सकते हैं व्हाट आर द डेफिनेशंस ऑफ द मास मास रिलेशनशिप, व्हाट is meant by mass mass relationship, what is meant by mass mole relationship, what is meant by mass volume relationship। ये तमाम चीजें आ सकती हैं और बहुत इजी है कि अगर एक चीज का मास गिवन है तो दूसरी चीज का मास निकाल सकते हैं। एक चीज का अगर हमें मोल गिवन है तो हम दूसरी चीज का वॉल्यूम निकाल सकते हैं। अगर एक चीज का मास गिवन है तो दूसरी चीज का मोल निकाल सकते हैं। अगर एक चीज का मोल गिवन है तो उसका मास निकाल सकते हैं। तो डेफिनेशन को अगर हम देखें तो बनती है मास मास रिलेशनशिप की, इफ वी आर गिवन द मास ऑफ वन सब्सटेंस वी कैन कैलकुलेट द मास ऑफ द अदर सब्सटेंस। सिमिलरली मास मोल रिलेशनशिप का मतलब है इफ वी आर गिवन द मास ऑफ वन सब्सटेंस वी कैन कैलकुलेट द मोल ऑफ द अदर सब्सटेंस। इसी तरह से मास वॉल्यूम का मतलब है इफ वी आर गिवन द मास ऑफ वन सब्सटेंस हम लोग दूसरी चीज का वॉल्यूम आराम से निकाल सकते हैं। अब एक एग्जांपल हमारे पास है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ द ग्राम्स ऑफ पोटेशियम सल्फेट एंड वाटर प्रोड्यूस व्हेन 14 ग्राम ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आर रिएक्टेड विद एक्सेस ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड, आल्सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द वाटर प्रोड्यूस। ये स्टेटमेंट कोई मुश्किल नहीं है, हमने सिंपल सबसे पहले इक्वेशन की तरफ आना है। ये इक्वेशन आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे 2 मोल्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के लिए और 1 मॉलिक्यूल हमने लिया है सल्फ्यूरिक एसिड का। हम देखते हैं रिएक्टेंट जब आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो कन्वर्ट हो रहे हैं किस चीज में, प्रोडक्ट में, और बनने वाला जो प्रोडक्ट है हमारे पास है पोटेशियम सल्फेट और दूसरा प्रोडक्ट हमारे पास जो बन रहा है दैट इज द वाटर मॉलिक्यूल। अब ये दो चीजें तो हमारे पास इक्वेशन तो आ गई है। वो कहते हैं इक्वेशन के मुताबिक हमने चेक करना है कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो कितना रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड का साथ, तो जाके हमारे पास कितना बन रहा है, कितने मोल्स बनते हैं हमारे पोटेशियम सल्फेट के। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कितना हद तक रिएक्ट कर रहा है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो जब जाके हमारे पास जो मोल बन रहे हैं वाटर के वो कितने मोल्स बन रहे हैं, तो मोल्स की हमने कैलकुलेशन करवानी है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं इक्वेशन के मुताबिक तो हमारे पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का अगर मास निकालें तो उन्होंने खुद इक्वेशन में हमें मास दे दिया है, दैट इज द 14 ग्राम ऑफ द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। 14 ग्राम हमने ले लिया। अब हम इसका मॉलिक्यूलर
मास निकालते हैं, मॉलिक्यूलर मास निकालते का तरीका क्या है कि हम एटम्स के एटॉमिक मास को ऐड करके उसको कन्वर्ट कर लेते हैं उसके एटॉमिक मॉलिक्यूलर वेट में। यहां पे हमारे पास किताब में गिवन है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का हमारे पास जो वेट आता है दैट इज 56 ग्राम पर मोल। जब हम इन दोनों की मदद से अपना सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करते हैं मोल्स वाला, मोल्स इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास, तो हमारे पास यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ जाते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के। तो हमने नीचे इक्वेशन जो मैंने आपको पहले समझा दी है, उस इक्वेशन के मुताबिक अगर हम लोग कंपैरिजन करें अपने प्रोडक्ट का और रिएक्टेंट्स का कि कितने हद तक उनकी रेशियोज इस्तेमाल हो रही हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के अगर 2 मोल हमारे यूज हो रहे हैं तो उससे बनने वाला पोटेशियम सल्फेट के मॉलिक्यूल सिर्फ 1 है। इसी तरह से अगर हम कहते हैं कि हम 2 मोल्स को कंसिडर ना करें, अगर 2 की जगह हम लोग 1 लें तो तब जाके हमारे पास पोटेशियम सल्फेट कितना बनेगा। कोई मुश्किल नहीं है इसको समझना। हम देख सकते हैं यहां पे कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स थे प्लस हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड था और ये कन्वर्ट हो रहा था K2SO4 प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अगर हम देखते हैं यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को मैं यहां लिखूं और साथ में रेशियो लिखूं पोटेशियम सल्फेट की, तो इस इक्वेशन के मुताबिक 2 मोल्स अगर हमारे पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के हैं तो हमारे पास बनने वाला जो प्रोडक्ट है पोटेशियम सल्फेट इट इज ओनली 1 मॉलिक्यूल। अगर हमारे पास इसको जगह हम लोग 2 की जगह 1 कंसिडर करें, उस सिचुएशन में क्या होगा कि यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, 1 की जगह हाफ मॉलिक्यूल बन जाएगा किस चीज का, पोटेशियम सल्फेट का। अब यहाँ पे पीछे हमने मोल्स निकाले हैं कि नंबर ऑफ मोल्स अगर हमारे पास 2 की जगह 0.25 हुए तो उस सिचुएशन में हमारे पास पोटेशियम सल्फेट कितना बनेगा। तो सिंपली इसी रेशियो में हम रखेंगे कि 1 की जगह पुट करेंगे 0.25, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 0.25, तो यहाँ पे रेशियो की वैल्यू हमारे पास बनेगी दैट इज इक्वल टू 0.125 मोल्स। इसी तरह से हम मोल्स की मदद से निकाल लेंगे इसका मास निकालने का क्या तरीका होता है कि मोल्स का सिंपल फॉर्मूला मैंने आपको पहले बताया था, मोल्स इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास। इस वाले इक्वेशन के मुताबिक हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स भी पोटेशियम सल्फेट के आ चुके हैं, हमारे पास मोलर मास भी आ चुका है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे एक चीज की मिसिंग है दैट इज मास। तो मास को हम लोग कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे उसके मोलर मास से, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा मास निकालने का तरीका आ गया हमारे पास। तो इस तरह से हमने मास किताब में निकाल ली है पोटेशियम सल्फेट के दैट इज इक्वल टू 21.75 ग्राम। अगर हम लोग इसी तरीके से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को कंपेयर कर रहे हैं वाटर के साथ, तो वाटर के साथ कंपेयर करने का क्या तरीका है इसका, बिल्कुल वैसे का वैसे हम लिख लेंगे रेशियो की फॉर्म में, वाटर लिखेंगे यहाँ पे। अगर 2 मॉलिक्यूल्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के थे, ऑब्वियस बात है हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक जो मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं वाटर के वो भी कितने बन रहे हैं, दैट इज आल्सो 2। अगर इसका हम 1 मोल लेंगे ऑब्वियसली इसके भी कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे, 1। इसी तरह से अगर हम उसके 0.25 मोल लेंगे तो उसके भी कितने बन जाएंगे, 1 मल्टीप्लाई 0.25 दैट इज इक्वल टू 0.25 मोल्स। अब इन्हीं 0.25 मोल्स को इस इक्वेशन की मदद से, नंबर ऑफ मोल्स की इक्वेशन की मदद से हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे मास में, और मास को फिर जाके हम लोग कन्वर्ट कर देंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर में। कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास और मोलर मास मल्टीप्लाई एवोगाड्रोस नंबर। ये इक्वेशन हमारे पास इस तरह से रीअरेंज हुई थी फॉर कैलकुलेटिंग द मास। जब हमारे पास मास आ चुका तो मास के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग जो है कन्वर्ट करेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द वाटर में, जो कि किसके बराबर है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द वाटर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई विद एवोगाड्रोस नंबर। तो दैट बिकम्स इक्वल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो ये कोई बहुत मुश्किल न्यूमेरिकल नहीं था, ये हमारी स्टिचियोमेट्री से लिंक करता है। इसी तरह से हमारे बोर्ड के क्वेश्चन में पहले भी बता चुकी हूँ कि स्टिचियोमेट्री की डेफिनेशन आ सकती है। सेकेंडली हमारे पास अजम्पशंस पूछी जा सकती हैं। इसके अलावा वो पूछ सकते हैं व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ द केमिकल इक्वेशन, what are the use or why we use the law of conservation of the mass has to be law of conservation of the mass has to be obeyed during the stoichiometric calculation justified। तो यहाँ से हमारे पास रिव्यू में दिया हुआ लेक्चर का कि आप लोग देख लें, अच्छी तरह से वीडियो को आपने देखना है, और जितने मैंने क्वेश्चन 4 से 5 पूछे हैं आपसे उन तमाम क्वेश्चंस को आपने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है मुझे। इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।